हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिशन करियर क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर वेल। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। एंड लाइफ प्रोसेसेस एज द वर्ड सजेस्ट, लाइफ एंड प्रोसेसेस। लाइफ मतलब जीवन एंड प्रोसेसेस मतलब प्रक्रिया। तो आज इस चैप्टर में हम उन सभी प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे जो जीवन जीने के लिए, जो किसी भी प्राणी के जीवन जीने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो हम लाइफ प्रोसेसेस को कैसे डिफाइन करते हैं स्टूडेंट? द प्रोसेस व्हिच मेंटेन बॉडी फंक्शंस एंड नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। तो वो प्रोसेसेस जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करने में उसकी मदद करते हैं, उन सभी प्रोसेसेस को हम बोल देते हैं लाइफ प्रोसेसेस। या फिर ऑल द प्रोसेसेस व्हिच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव एंड परफॉर्म टास्क टू मेंटेन द बॉडी। आप कोई सी भी डेफिनेशन याद कर सकते हैं, इसमें आपको समझाया गया है कि वो सारे प्रोसेसेस जो टुगेदर एक साथ काम करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखने के लिए, अलाइव मतलब जिंदा रखने के लिए, एंड परफॉर्म टास्क टू मेंटेन द बॉडी फंक्शंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ, जैसे कि आपके एग्जांपल्स हो गए मूवमेंट, उसके बाद आपका आ जाता है रेस्पिरेशन, आपकी ग्रोथ, देन न्यूट्रिशन, देन ट्रांसपोर्टेशन, then reproduction, and the last one is excretion. ओके स्टूडेंट्स, ये सारे प्रोसेसेस आपके कहलाते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, मूवमेंट जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स सभी मूव करते हैं। ऑल्दो प्लांट्स की मूवमेंट हमें दिखाई नहीं देती है, बट अगर आप प्लांट्स को ऑब्जर्व करोगे तो प्लांट्स की रूट्स अंडरग्राउंड ग्रो करती है, वो सॉइल के नीचे धीरे धीरे बढ़ती रहती है, और प्लांट की जो शूट होती है वो ऊपर की तरफ बढ़ती रहती है। और एनिमल्स की मूवमेंट तो बहुत क्लियरली विजिबल हो जाती है, दे कैन मूव देयर कंप्लीट बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू another place. Second, respiration. Respiration is the process of obtaining energy from the food we eat. ठीक है, respiration इसको हम कॉमन लैंग्वेज में ब्रीदिंग भी बोल देते हैं। ठीक है, सांस लेने की प्रक्रिया। ठीक है, रेस्पिरेशन के बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गया वो आपका जिंदा नहीं रह सकता। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है ग्रोथ। प्लांट्स हुआ या एनिमल्स हुआ या कोई भी ऑर्गेनिज्म हुआ, जैसे ही वो उसका लाइफ स्टार्ट होती है वैसे ही वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। प्लांट्स थ्रू आउट देयर लाइफ ग्रो करते रहते हैं, लेकिन एनिमल्स एक पर्टिकुलर स्टेज पे पहुंचने के बाद, स्टेज को हम बोलते हैं एडल्टहुड। ठीक है, एनिमल्स की ग्रोथ इस एडल्टहुड में पहुंचने के बाद स्टॉप हो जाती है, लेकिन उसकी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में अपने आप को, अपने अंदर के मटेरियल को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, देन न्यूट्रिशन। हम खाना खाते हैं न्यूट्रिशन लेने के लिए, जब तक हम खाना नहीं खाएंगे हमारे पास एनर्जी नहीं आएगी जो रेस्पिरेशन के लिए जरूरी होती है। हमारे बढ़ने के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, हर चीज के लिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए होता है। ये न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलता है स्टूडेंट्स? फूड से। जो भी खाना हम खाते हैं उससे हमें ये न्यूट्रिशन मिलता है। अब हमने रेस्पायर भी कर लिया, हमने ग्रोथ भी देख ली, मूवमेंट भी देख लिया एंड न्यूट्रिशन भी देख लिया। खाना खाने के बाद अब ये खाना हमारी बॉडी के हर एक सेल तक, खाने में जो न्यूट्रिशन है वो हमारी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचे। ये किसके थ्रू होगा, किस प्रोसेस के थ्रू होगा? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। ह्यूमंस में ये ट्रांसपोर्टेशन होता है आपका हार्ट के थ्रू। हार्ट से जो ब्लड पंप होता है, उस ब्लड में आपका सारे न्यूट्रिएंट्स मिक्स होते हैं और वो ब्लड आपकी बॉडी के हर एक सेल के पास जाता है और आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। प्लांट्स में ये ट्रांसपोर्टेशन होता है स्पेशल जाइलम और फ्लोएम की मदद से। उसके बाद रिप्रोडक्शन। ठीक है, हर एक स्पीशीज, स्टूडेंट्स, कोई भी स्पीशीज जो भी इस अर्थ पे प्रेजेंट है, चाहे वो स्मॉल बैक्टीरिया हो या फिर आप ह्यूमन बींग्स को ले लीजिए, हर एक स्पीशीज अपने आप को रिप्रोड्यूस करती है, अपने जैसी सेम प्रोजेनी रिप्रोड्यूस करती है ताकि उसकी स्पीशीज बनी रहे। अगर ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होगा
तो वो स्पीशीज वहीं खत्म हो जाएगी और आगे हमें वो स्पीशीज देखने को नहीं मिलेगी। देन इसके बाद प्रोसेस आ जाता है एक्सक्रीशन। अब जो भी फूड के थ्रू हमने न्यूट्रिएंट्स लिए उसमें कुछ एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल भी होगा। आपकी बॉडी ने जो आपके अंदर से वेस्ट मटेरियल निकाला है, तो उस वेस्ट मटेरियल, हम बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल तो नहीं रखने दे सकते, हमारी बॉडी डस्टबिन थोड़ी ना है कि हम उसके अंदर सारा कूड़ा करकट अंदर रखते रहे। इसीलिए बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल बन जाता है उसको हम एक्सक्रीशन के प्रोसेस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आए आपकी समझ में? ये सारे आपके लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं। अब इस लाइफ प्रोसेस में जो इस चैप्टर में हम मेजर जो लाइफ प्रोसेस करेंगे वो होगा आपका न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। इस चैप्टर में हम ये चारों लाइफ प्रोसेसेस स्टडी करने वाले हैं। ओके, ओके। स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है, वो प्रक्रियाएं जो जीवन जीने के लिए जरूरी होती है। अब जो हम अपना सबसे पहला लाइफ प्रोसेस स्टडी करेंगे वो है आपका न्यूट्रिशन। ओके, न्यूट्रिशन। ठीक है स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ obtaining nutrients from food is known as nutrition. So, खाने से, जो भी खाना हम खाते हैं उस खाने से न्यूट्रिएंट्स लेने की प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं? प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, एनर्जी required to carry out different body functions is taken through the process of न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो एनर्जी हमें किस प्रोसेस के थ्रू मिलती है? न्यूट्रिशन के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब न्यूट्रिशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है, पहला होता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज nutrition is of two types. One is autotrophic nutrition and the second one is heterotrophic nutrition. Okay, अब यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है स्टूडेंट्स कि इसमें जो भी ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स है जिन्हें हम ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं, वो क्या करते हैं? सनलाइट की मदद से सिंपल इनऑर्गेनिक फूड को ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट करते हैं और इस प्रकार से वो अपना खाना तैयार करते हैं। ओके, सो इट इज अ प्रोसेस
through which organism prepare its own food by breaking down simple inorganic material. इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? H2O हो गया, CO2 हो गया, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। सूरज की रोशनी की मदद से ये ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। इसमें इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोल देते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। और ऑटोट्रॉफ्स का एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स? प्लांट्स, ओके। और ये प्लांट्स जिस प्रोसेस के थ्रू अपना खाना प्रिपेयर करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, ओके। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? In this process, organisms depends on other organisms for their food, or we can say that for their survival, क्योंकि खाना नहीं खाएंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे, ठीक है। हेटेरोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं और जिस प्रोसेस के थ्रू वो खाना लेते हैं उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ओके। इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। और इसके एग्जांपल हो जाएंगे आपके एनिमल्स, ह्यूमंस, ठीक है। अब स्टूडेंट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स जिस प्रोसेस से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में जब प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द प्रोसेस through which plants prepare their food from simple organic compounds, inorganic compounds
inorganic compounds to complex organic compounds in the presence of सनलाइट। सनलाइट यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है। अगर सनलाइट ना हो तो प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर सकते। ओके, सो फोटोसिंथेसिस के एक बचपन से डेफिनेशन, सॉरी इनिशियल क्लास में हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी फोटोसिंथेसिस की, दैट इज CO2 plus H2O CO2 plus H2O in the presence of sunlight and chlorophyll prepares C6H12O6, that is शुगर। और इस शुगर कुछ नहीं होता, बेसिकली ग्लूकोज होता है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन एज अ गैस इवॉल्व कर जाती है आपकी, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्लांट्स नेचर से क्या ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, और सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की मदद से ये अपना खाना प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट इज C6H12O6 ग्लूकोज। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को कहाँ से मिलेगा, एटमॉस्फेयर से। जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है वो प्लांट्स लेते हैं। ये H2O वाटर में कहाँ से मिलेगा, रूट से, और रूट्स कहाँ से लेगी, जो अंडरग्राउंड वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। सनलाइट सूरज से मिलेगी, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल स्टूडेंट्स, अगर आपको आपका 9th क्लास का सेल का चैप्टर याद हो तो सपोज ये आपका लीफ है, ओके, लीफ में ये जो अपर लेयर है इसको हम बोल देते हैं क्यूटिकल। इस क्यूटिकल के नीचे एक आपकी एपिडर्मिस की लेयर प्रेजेंट होगी, और इस एपिडर्मिस की लेयर के नीचे एपिडर्मिस, और इस एपिडर्मिस की लेयर के नीचे स्टूडेंट्स आपके प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल्स, ठीक है। और इन प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट, और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल, ओके। और ये क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल ही है जो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में एक मेजर डिफरेंस है। एनिमल सेल्स में आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को नहीं मिलता क्योंकि एनिमल्स अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते, जबकि प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, और उसके लिए इन्हें ये क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, बहुत जरूरी है, ठीक है। कार्बन लिया एटमॉस्फेयर से, वाटर लिया नीचे से अंडरग्राउंड से रूट्स की मदद से, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट्स ने प्रिपेयर कर लिया अपना भोजन, ओके, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वो क्या क्या इवेंट्स होते हैं, सबसे पहले तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी थ्रू क्लोरोफिल। जो प्लांट सेल्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो सनलाइट को ट्रैप कर लेता है, ओके। उसके बाद सनलाइट ट्रैप कर ली, अब क्या होगा, कन्वर्जन
this light energy into chemical energy for breaking down of inorganic molecules. ओके स्टूडेंट्स, अब ये लाइट एनर्जी जो सन से ट्रैप हुई थी, इसको प्लांट्स केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और वो केमिकल एनर्जी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने में मदद करती है. ओके, देन के साथ ही यहाँ पे होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मोलिक्यूल. ये जो आपका H2O होता है ये किस में स्प्लिट कर जाता है? H2 और O में. ठीक है, और जो लास्ट प्रोसेस होता है वो क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड into कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये आपके मेजर इवेंट्स है जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होते हैं. और आपके फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या है? CO2 plus H2O in the presence of sunlight and chlorophyll. C6H12O6 प्लस में ऑक्सीजन. ओके, यहाँ पे आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स फिनिश हो जाता है. अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो होगा आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. और स्टूडेंट्स, हमने प्लांट्स में न्यूट्रिशन फिनिश कर लिया है. अब नेक्स्ट बारी आती है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की. तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में बेसिकली ऑल हेटेरोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड. ठीक है, क्योंकि ये खुद तो खाना प्रिपेयर करते हैं नहीं, तो ये ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए. तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑल हेटेरोट्रॉफ depends on autotrophs for their food. ओके, अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बेसिकली स्टूडेंट्स तीन तरीके का होता है: सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन. सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेता है. पैरासिटिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेता है. और होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म डाइजेशन, इजेशन, मतलब बहुत तरीके के प्रोसेस फॉलो करता है और उसके थ्रू अपना न्यूट्रिशन वो ऑब्टेन करता है. सो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू कर दीजिए 3 टाइप्स. वन इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, second one is parasitic nutrition, and third one is holozoic nutrition जो ह्यूमंस में देखने को मिलता है. ओके, अब सैप्रोफिटिक
न्यूट्रिशन क्या होता है? इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, organisms depend on dead and decaying matter for their food। बेसिकली इसमें आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। आप भी देखते हैं कि जो भी सड़ा गला कचरा होता है या जो भी सड़ने गलने वाली चीज होती है, जैसे ही आप उसको थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देते हो तो फिर छोटे छोटे स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं और वो उसको खा के पूरा फिनिश कर देते हैं। ठीक है, उस तरीके के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं स्टूडेंट सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, कोई भी चीज सपोज आपके घर में आप ब्रेड लेके आते हो स्टूडेंट्स, तो ब्रेड जब आप देखते हो कि अगर ब्रेड को आप थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो, मतलब थोड़े टाइम के लिए उसको ना यूज करो, तो आपकी ब्रेड खराब होना स्टार्ट हो जाती है, उसपे फुई करके आ जाती है, फंगस आ जाता है जो आपकी ब्रेड को खराब कर देता है। तो वो फंगस बेसिकली आपकी खराब ब्रेड से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है और उस न्यूट्रिशन के टाइप को हम बोल देते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब सेकेंड न्यूट्रिशन आता है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो फिर इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन organisms depend on other organisms for their food। और ये जो अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्टूडेंट, इनको हम क्या बोल देते हैं? होस्ट। ठीक है, इसमें आप देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मॉस्किटो अपना खाना खुद नहीं बनाता, तो मॉस्किटो न्यूट्रिएंट्स क्या लेता है, कहाँ से लेता है? तो मॉस्किटो आपकी स्किन पे बाइट करता है, वो आपका ब्लड सक करता है और उस ब्लड में जो आपके ब्लड में न्यूट्रिएंट्स मिले होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स मॉस्किटो ले लेता है। तो इस केस में मॉस्किटो आपका पैरासाइट हो गया और आप उसके लिए होस्ट का काम कर रहे हो। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो गया? मॉस्किटो, या आप लीच वगैरह भी देखते हो। ठीक है, बफेलो पे आपको लीच मिलेगी, वो बफेलो की स्किन पे स्टक कर जाती है और बफेलो की स्किन से वो ब्लड सक करती है अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए। ठीक है, तो इसमें लीच एक पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है और बफेलो उसके होस्ट का काम कर रही है। ओके, थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आता है स्टूडेंट्स होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, this mode of nutrition involves various processes such as ingestion, digestion, assimilation and the last में excretion for obtaining nutrients from food। ठीक है, बेसिकली होलोजोइक न्यूट्रिशन में आप ह्यूमंस के एग्जांपल लेके समझिए कि ह्यूमंस अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो मतलब बेसिकली कुक तो हम खुद ही करते हैं, लेकिन हम जैसे सब्जियां खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं या फिर हम मीट वगैरह भी खाते हैं, तो वेजिटेबल्स लेते हैं तो वो हमें प्लांट से मिलती है, मीट वगैरह खाते हैं तो वो हमें एनिमल्स से मिलता है। तो बेसिकली हम अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर में आता है। बट सेकेंड थिंग ये है कि जो भी हम प्लांट से या एनिमल्स से फूड लेते हैं उसको फिर एक सीरीज होती है प्रोसेसेस की जो हमें लग जाती है उस न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करने में। पहले हम उस फूड को इंजेस्ट करते हैं, फिर उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं, छोटे छोटे
स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करते हैं। डाइजेशन करने के बाद उस फूड में जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको हम एसिमिलेशन के प्रोसेस के थ्रू अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलता है उसको फिर हम एक्सक्रीशन के थ्रू अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो ये आपके 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन है, वन इज पोरोफिटिक न्यूट्रिशन, सेकंड वन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड थर्ड वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ठीक, ठीक, अब हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। कि ह्यूमंस अपना न्यूट्रिशन फूड से कैसे ऑब्टेन करते हैं। ओके, सो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का रफ डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। इसके थ्रू आपको न्यूट्रिशन इन ह्यूमन समझने में मदद मिलेगी। सबसे पहले आपका खाना पहुंचता है आपके माउथ में, जहाँ पे आपके टंग होते हैं, टिथ होते हैं, स्लाइवा होता है जो आपके खाने को क्रश करने में, च्यूइंग करने में और खाने में जो स्टार्च मौजूद होता है उस स्टार्च को डाइजेस्ट करने में, ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। उसके बाद आपका खाना आपके ईसोफेगस से होते हुए वो पहुंचता है आपके स्टमक में। स्टमक में आपका मेजर डाइजेशन पार्ट प्रोसेस पूरा होता है। ठीक है, आपका खाना यहाँ पे डाइजेस्ट होने के बाद आता है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे आपके खाने का कंप्लीट डाइजेशन होता है। और एक बार जब आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू पास होता हुआ एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। ठीक है, तो माउथ में सबसे पहला आपका ऑर्गन क्या आ जाता है ह्यूमन न्यूट्रिशन में? माउथ। ठीक है, माउथ में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स? टीथ फॉर क्रशिंग एंड च्यूइंग ऑफ फूड। बेसिकली क्या होता है इसमें? ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। उसके बाद क्या प्रेजेंट होती है आपकी? टंग। टंग का काम क्या होता है? टेस्टिंग एंड रोलिंग ऑफ फूड। ओके, अब जो नेक्स्ट आपके माउथ में प्रेजेंट होता है वो होता है स्लाइवा। ठीक है, इस स्लाइवा में आपके माउथ में स्लाइवरी, बेसिकली स्लाइवा नहीं कहेंगे हम, स्लाइवरी ग्लैंड्स। ओके, स्लाइवरी ग्लैंड्स आपका सिक्रेट करते हैं सलाइवा। इस सलाइवा, किसी को पानी पूरी देख के मुंह में पानी आ जाता है ना, या कोई भी टेस्टी खाना देखते हैं या टेस्टी खाने की खुशबू आपके नाक के थ्रू हो जाती है आपके अंदर, तो आपके मुंह में से तुरंत पानी आ जाता है। वो पानी कुछ नहीं होता, इसके स्लाइवा होता है। और इस स्लाइवा में प्रेजेंट होती है स्लाइवरी अमाइलेज। ये स्लाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम है जो आपके फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको ब्रेक डाउन करने में मदद करती है। ओके, ये आपके फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको शुगर में कन्वर्ट करने में मदद करती है, स्लाइवरी अमाइलेज। ओके, यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब माउथ के बाद
आपका खाना आता है ईजोफेगस में, ठीक है। सपोज ईजोफेगस आपका यहाँ पे आपका खाना आ जाता है। ईजोफेगस में पेरिस्टेलिक मूवमेंट्स के थ्रू, पेरिस्टेलिक मूवमेंट्स क्या होती है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुई तो ये खाना आगे बढ़ गया, ये रिलैक्स कर गया तो खाना आगे बढ़ गया, फिर ये मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट हुई एंड रिलैक्स की तो ये खाना, जैसे अर्थवॉर्म चलता है ना, क्रॉल करके क्रिस क्रॉस करके, द कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, तो उसकी मदद से आपका खाना यहाँ पे आपके स्टमक तक पहुंच जाता है। सो ईजोफेगस में क्या होता है, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक थ्रू पेरिस्टेलिक मूवमेंट्स। ओके, अब आपका खाना ईजोफेगस से होता हुआ आपके स्टमक में पहुंच जाता है, और जैसे ही स्टमक में खाना आता है आपका स्टमक एक्सपेंड कर जाता है। अब यहाँ पे स्टमक क्या करता है, थर्ड आपका आ गया, स्टमक expands when food enters in it. Okay students, अब आपके स्टमक में प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं, कोई जो भी स्टूडेंट्स ही, जो हमारी बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स है वो कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं, ठीक है। जैसे आपके सलाइवरी ग्लैंड्स है वो आपका सलाइवा सिक्रीट करते हैं, ऐसे ही आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो आपका गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं, और उस गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिन होता है एंड म्यूकस होता है, जो आपके खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। कैसे मदद करता है वो देखते हैं। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स secrete gastric juice, okay, which contains HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, ये एक एंजाइम है, एंड म्यूकस। अब इन तीनों का फंक्शन क्या होता है वो हम स्टडी करेंगे। ओके, अब खाना स्टमक में पहुंच चुका है, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट किया जिसमें आपको मिला HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। ओके, ये HCl क्या करता है स्टूडेंट्स, ये HCl आपके स्टमक के अंदर का जो मीडियम है इसको एसिडिक बना देता है, क्योंकि HCl बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम इन स्टमक। अब इस एसिडिक मीडियम का फायदा क्या है कि आपके फूड में जो भी सपोज बैक्टीरिया अंदर चले गए हैं फूड के साथ, वो इस एसिडिक मीडियम में आते ही अपने आप मर जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज जो एंजाइम पेप्सिन है वो क्या करती है, आपका ब्रेक्स डाउन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स into अमाइनो एसिड्स, ठीक है। पेप्सिन आपके खाने में जो भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है उनको अमाइनो एसिड्स में ब्रेक कर देती है, तो इस पेप्सिन को भी वर्क करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, ये पेप्सिन एसिडिक मीडियम में ही काम कर सकती है। ओके, तो HCl आपका जो सिक्रीट होता है उससे क्या होता है, एक तो आपके फूड में जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, दूसरा आपकी पेप्सिन एंजाइम वर्क कर सकती है और वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देती है। अब एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो आपके स्टमक की लाइनिंग्स को
नुकसान पहुंचा सकती है। तो उसके लिए हमारे पास फिर क्या होता है, म्यूकस। ये आपके स्टमक की लाइनिंग्स को इस एसिड के एक्शन से बचाता है। ओके, तो इट प्रिवेंट्स inner lining of stomach from the acid। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद आपका खाना पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे आपके खाने का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन खाना पहुंचे उसके बाद लीवर और पैंक्रियाज ये भी आपके खाने के डाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो लीवर क्या करता है आपका, लीवर आपका सिक्रीट करता है बाइल जूस एंड बाइल सोल्स। ठीक है, ये आपके दो मटेरियल सिक्रीट करता है, बाइल जूस एंड बाइल सोल्स, जो खाने के डाइजेशन में बहुत मदद करते हैं। ओके, बाइल जूस क्या करता है, इट प्रोवाइड्स alkaline medium to the food। आपका फूड जो भी स्टमक में था वो एसिडिक मीडियम में था। अब लीवर जो बाइल जूस सिक्रीट करता है उससे आपका फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एल्कलाइन मीडियम में पहुंच जाता है। ओके, और बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं, आपके जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर देता है स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, सपोज ये आपका एक लार्ज फैट मॉलिक्यूल है तो आपके बाइल सॉल्ट क्या करेंगे, इसको छोटे 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 फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देंगे। और इस प्रोसेस को ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, ओके। अब स्टूडेंट यहाँ पे लीवर के नीचे ना आपका एक छोटू सा ऑर्गन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, गोल ब्लैडर। इस गोल ब्लैडर का काम क्या होता है, बेसिकली ये जो लीवर आपका बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट सिक्रीट करता है वो ये गोल ब्लैडर अपने अंदर स्टोर करके रखता है, और उसके बाद स्टोर करने के बाद वो धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में पास आउट करता रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पैंक्रियाज। पैंक्रियाज आपका क्या करता है, ये एंजाइम सिक्रीट करता है ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। तो जैसे स्टमक में आपकी पेप्सिन एंजाइम एसिडिक मीडियम में वर्क कर सकती थी, वैसे ही ये ट्रिप्सिन एंजाइम सिर्फ एल्कलाइन मीडियम में ही काम करती है। ओके, और वो एल्कलाइन मीडियम कौन प्रोवाइड करता है, लीवर से जो बाइल जूस सिक्रीट होता है वो फूड के लिए एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि ये ट्रिप्सिन अपना काम कर सके। और ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, बेसिकली आपके स्टमक में प्रोटीन्स कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं हो सकते, तो जो प्रोटीन स्टमक में डाइजेस्ट नहीं हो पाए और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए तो आपकी ट्रिप्सिन एंजाइम उन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करके ब्रेक डाउन करके अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देती है। कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड्स। और ये लाइपेज क्या करती है स्टूडेंट्स, लाइपेज जो आपके बाइल सॉल्ट्स ने आपके लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन किया था, तो लाइपेज उन फैट मॉलिक्यूल्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देती है। ठीक है, ब्रेक्स डाउन फैट मॉलिक्यूल्स into fatty acid
एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में? ओके स्टूडेंट सी, अब आपके खाने में जो स्टार्च प्रेजेंट था, स्टार्च वो टूट चुका है शुगर में। माउथ में जो स्लाइवरी ग्लैंड्स थे जिन्होंने स्लाइवा स्क्रीप किया, तो स्लाइवा में स्लाइवरी एमाइलेज की मदद से ये आपका स्टार्च ब्रेक डाउन हो चुका है शुगर में। आपके प्रोटीन जो थे खाने में वो ब्रेक डाउन हो चुके हैं अमाइनो एसिड में। जो आपके फैट मॉलिक्यूल्स थे वो ब्रेक डाउन हो चुके हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है, अब ये आपका फूड एंटर कर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पे इसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे क्या होता है देखते हैं। अब आ जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब स्टूडेंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन में ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम विलाई बोलते हैं। सपोज ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, तो इसमें ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। इनको हम क्या बोल देते हैं, विलाई। ठीक है, और इन विलाई का काम क्या होता है स्टूडेंट कि ये विलाई आपके खाने को एब्जॉर्ब करती है, खाने में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब करती है। दूसरा, ये विलाई आपके खाने के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है। ठीक है, तो विलाई एब्जॉर्ब्स nutrients from the digested food and increases the surface area for absorption. ओके, अब ये जो आपके विलाई है ये कनेक्ट होती है आपके ब्लड वेसल से, और जो भी न्यूट्रिएंट्स विलाई ने एब्जॉर्ब की है वो किस में पास ऑन कर देती है, आपके ब्लड वेसल्स में, जिनमें ब्लड होता है, और वो ब्लड फिर आपके ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, नाउ विलाई आर कनेक्टेड विद blood vessels and transport food into blood vessels through which nutrients reach out to every cell of the body। ठीक है, इस तरीके से आपकी बॉडी के हर एक सेल तक वो न्यूट्रिएंट्स जो खाने के थ्रू बॉडी ने एब्जॉर्ब किए थे वो पहुंच जाते हैं। ओके, यहां तक आपका खाने का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। अब आपका खाना पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। स्टूडेंट्स
स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ एक न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो आपके रह जाते हैं, तो वो आपके फिर लार्ज इंटेस्टाइन उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल रह जाता है वो उसको पास ऑन कर देती है एनस में, और एनस के थ्रू एक्सक्रीशन के प्रोसेस के थ्रू वो सारा वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी से बाहर चला जाता है। ओके, सो लार्ज इंटेस्टाइन में the unabsorbed food sent to large intestine where the remaining nutrients are absorbed and the waste material, जो भी बॉडी का वेस्ट मटेरियल बच जाता है वो वेस्ट मटेरियल फिर एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, एंड द वेस्ट मटेरियल removed from the body via anus through the process of excretion। ओके, सो यहाँ पे आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस टॉपिक फिनिश हो जाता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब आप आंसर कर सकते हो कि ह्यूमंस के न्यूट्रिशन में HCl का क्या रोल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या रोल होता है, पेप्सिन एंजाइम का क्या रोल होता है, स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम का क्या रोल होता है, ट्रिप्सिन लाइपेज 1 मार्क में अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि इन एंजाइम्स का क्या रोल होता है तो आप उसको बता सकते हो। ठीक है, उसके साथ ही आप ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में नॉर्मली आ जाता है, 2 to 3 मार्क्स में डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो होता है टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, तो उसमें आप बता सकते हो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, वन इज पोरोफिटिक न्यूट्रिशन, सेकंड वन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड थर्ड वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। आप इनके एग्जांपल भी दे सकते हैं। पोरोफिटिक न्यूट्रिशन में बैक्टीरिया होता है, फंजाई होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में आपके मॉस्किटोज आ जाते हैं, लीच आ जाते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन में बेसिकली आपके एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा पार्ट 1 फिनिश होता है, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।